हम लोग जो बात कर रहे थे लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में क्रिस्टल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है लैटिस डायनेमिक्स। एलिमेंट्री थ्योरी हमें यहाँ पढ़नी है जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप लोगों की ज़रूरत है। तो हम बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री कह सकते हो लैटिस डायनेमिक्स को पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है लैटिस डायनेमिक्स। लैटिस क्या थे? लैटिस हमने जब हम लोग लैटिस बेसिस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था लैटिस मतलब होता है वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आयन जिनको अरेंज करके आप पूरा क्रिस्टल बना रहे हो। और यहाँ हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स मतलब होता है जहाँ गति हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल के अंदर एक ऐसी सिचुएशन की जिस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि हमारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं यानी जो एटम वगैरह हैं दे आर नॉट फिक्स्ड एट देयर ओन पोजीशन, दे हैव अ सर्टेन वाइब्रेशनल एनर्जी, दे हैव अ सर्टेन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो। कहने का मतलब ये है अभी तक जब लैटिस स्ट्रक्चर के पहले हम लोग यूनिट सेल पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि आपके पास ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। आपने यही कहा हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पर एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम है। और हमने उस पूरी कैलकुलेशन के दौरान इन सबको अपनी पोजीशन पे फिक्स माना था कि दे आर फिक्स, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल प्रिसाइसली नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इनमें एक वाइब्रेशन रहता है, इसके अंदर एक हल्का सा ही सही वाइब्रेशन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो वाइब्रेशन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो हम कह सकते हैं इनकी अपनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये एटम जो होते हैं दे आर वाइब्रेटिंग, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। अब जरा सोचो इसको, जैसे एक एटम है तो इनके बीच में एक बॉन्ड है। हम उस बॉन्ड को स्प्रिंग से दिखा रहे हैं बिकॉज बॉन्ड इलास्टिक होते हैं। ऐसा नहीं कि एटम बस यहाँ है जैसे चौक है, ये रिजिड है। अगर हम इसके दो सिरों खींचें तो खींचेगा नहीं, कंप्रेस करें कंप्रेस नहीं करेगा, ज़्यादा कोशिश करेंगे टूट जाएगा। बट जो हमारा बॉन्ड होते हैं दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर जस्ट मोर लाइक दिस क्लॉथ। जैसे ये है, इसकी मीन लेंथ है, खींचेंगे थोड़ा खिंच जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर से थोड़ी जगह पे अपनी वापस आ जाएगा। रबर बैंड है, रबर बैंड में इलास्टिसिटी होती है, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है। तो बॉन्ड्स आर लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप खुद ही सोचो, इस तरह से बहुत सारे एटम हैं और वो सारे एटम एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर हम इसको पकड़ के हिलाएं, इसको हिला दें, तो जब ये हिलेगा तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। तो एट अ टाइम आप क्या देखोगे, इसको वाइब्रेट करोगे तो ये अपनी जगह पर इस तरह से वाइब्रेट करेगा एटम। फिर इस बॉन्ड के थ्रू ये वाइब्रेशनल एनर्जी इसको मिल जाएगी, ये एटम वाइब्रेट करेगा। फिर इसी बॉन्ड के थ्रू इनमें भी वाइब्रेशन हो जाएगा, फिर ऐसे। तो इस तरह से हम ये पाएंगे कि अगर हमने एक तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया तो ये जो पूरा ये जितने एटम है जिनको हम लैटिस कहते हैं दे ऑल स्टार्ट टू वाइब्रेट, सब के सब वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे आप कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है तो कपड़े सुखाने वाली डोरी में वो जो कपड़ों को के लिए चिमटियां लगाई जाती है ताकि उड़े ना। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, कपड़े की डोरी है उसमें सारी चिमटियां ऐसे लगी हुई हैं, आपने एक तरफ डोरी को हल्का से हिला दिया तो आप क्या देखते हो, सारी चिमटियां अपनी जगह पे हिलने लगी, है ना। अब सोचो वो पास नहीं आ रही, अपनी जगह पे हिल रही हैं। कब तक हिलेंगी? जब तक वो एनर्जी उसके अंदर रहेगी, आपने जो उस पर टैप किया है वो अपनी जगह पे हिलते रहेंगे। आप अगर लगातार उसको टैप करते जा रहे हो तो लगातार वो सारी चिमटियां हिल रही हैं और एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, खड़खड़ खड़खड़ की आप सोच सकते हो आवाज़ जैसी आएगी उनके बीच में, उनके टकराने वगैरह से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस लैटिस स्ट्रक्चर में एक तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी इनके थ्रू आगे फ्लो कर सकती है। तो कौन सी एनर्जी हम इससे फ्लो करा सकते हैं? हम इससे मैकेनिकल एनर्जी फ्लो करा सकते हैं। जैसे अगर आप देखते होंगे, जैसे छत है, छत पे अगर कोई हथौड़ी मारे तो हमें नीचे तक क्यों सुनाई पड़ता है? एक तो है अब छत है, उसके बाद कमरे हैं, तो हवा से अगर साउंड एनर्जी जाएगी तो कहाँ दीवारों से होते हुए जाएगी। लेकिन उस समय हमें जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वो आवाज़ होती है जो दीवारों से होकर के हम तक आती है। जैसे आप सिर्फ छत पे बहुत जोर से हथौड़ा मारते हो तो जो धम्म की आवाज़ होती है वो उस छत, उसके अंदर सरिया, उसके अंदर ईंटें, कंक्रीट, उनसे होते हुए कमरे के अंदर फैलती हैं। ठीक है, हवा से भी आ सकती है, आएंगी, लेकिन हवा से आने के लिए उसको कई खिड़की दरवाजों से टकरा करके जाना होगा।
लेकिन ये जो एनर्जी होती है सीधे तौर पे आपके पास आती है। ऐसे ही अगर हम इसे, आप लोगों को पता नहीं वो खेल खेला है कि नहीं, जहाँ एक कप लेते हैं उसमें धागा बांध दें फिर दूसरा ले जाए तो कप में बोलता है तो धागे से कुछ आवाज़ जाती है। तो इस तरह से मीडियम जो होता है उसके थ्रू साउंड वेव प्रोपोगेट करती है। तो सवाल ये है कि आखिर मीडियम के थ्रू साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। तो उसके पीछे कारण ये है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, जो लैटिस होते हैं, ये इसको प्रोपोगेट कराते हैं। यानी अगर हम इस डायनेमिक्स को माने तो हम हीट के फ्लो को समझा सकते हैं, हम साउंड के फ्लो को समझा सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को समझा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाती हैं जिनको कि हम इस लैटिस वाइब्रेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो कि शायद इनको रिजिड मान के हम एक्सप्लेन ना कर पाएं। तो लैटिस कैसे होता है, उसके अंदर उसके ब्रेविस लैटिसेस कैसे होते हैं, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे होता है, उन चीज़ों में हमने इसके वाइब्रेशन को नहीं माना, लेकिन अब हम इसके वाइब्रेशन को मान करके इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। लिखिए जरा इसके बारे में। देखो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ concept of unit cell structure and closed packing, unit cell structure and closed packing of the atoms, it was assumed that close packing of the atoms, it was assumed that crystal lattice is completely rigid. Crystal lattice is completely rigid, comma, there is no displacement in the atoms. There is no displacement in the atoms is considered. There is no displacement in the atom's position. Atom's position is considered with respect to initial position. With respect to initial position. But full stop. This is just an ideal assumption. But this is just an ideal assumption. A more complete and successful crystal model was developed. A more complete and successful crystal model was developed by the consideration of vibrational motion, of the lattices. So the total internal energy of system may written as, लिख लो, may written as U is equal to E static plus E vibrational. तो टोटल इंटरनल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी के योगदान है। एक ई स्टैटिक, ई से आप समझ रहे हो एनर्जी की बात हो रही है। स्टैटिक मतलब हम उस सिचुएशन में जब हमने सारे एटमों को स्टैटिक माना था तो उस समय जो मैथमेटिक्स वगैरह करके जो हम एनर्जी का एस्टिमेशन निकाले थे ये वो है।
जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो निकाली नहीं लैटिस एनर्जी के बारे में बात की है, ये सब वो चीजें हैं। ई वाइब्रेशनल में हम कहेंगे कि मान लो उस लैटिस पॉइंट के पास एक वाइब्रेशनल मोशन भी है और उस वाइब्रेशनल मोशन को हम इंक्लूड कर दें अपने फॉर्मूले में, तो देखिए हमारी मैथमेटिक्स कैसे है। यहाँ एक सवाल होता है कि सर मोर कंप्लीट तो ये होगा अगर इस सबको ले लो, तो जरा समझो हम सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा नहीं कि हम एटम के अंदर झांक करके, क्रिस्टल के अंदर झांक करके सच में देखें एटम वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी संभावित मॉडल बनाते हैं उस क्रिस्टल के लिए, और उस मॉडल में जिस तरह के मैथमेटिक्स यूज होती है वो हमारे पास है कि नहीं, फिर उस मॉडल को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। तो क्या हुआ, लोगों ने शुरू में सब कुछ सोचा होगा, लेकिन उन्होंने इस सबको नहीं माना, सिर्फ इसको देखा क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बन रहे थे शुरू में, वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ एटमों से मिलकर क्रिस्टल बना है। तो शुरुआती चरण में पहले स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले चरण में लोगों ने कहा पहले तो ये तो मनवाओ, पहले इस बात का कंफर्मेशन करो कि एटमों से मिलकर क्रिस्टल बना हुआ है, वो हो गया। फिर अगला चरण था ऐसे प्रयोग करो, देखो कहीं वाइब्रेशनल का रोल आ सकता है, उस पर प्रयोग किए गए, प्रयोग हुए थर्मल कंडक्टिविटी पर, प्रयोग हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर, प्रयोग हुए स्पेसिफिक हीट पर, फिर उनके रिजल्ट आए। अब रिजल्ट आ गए तो लोगों ने कहा इन रिजल्ट को हम एक्सप्लेन कैसे करें। तो फिर वहां पर दिमाग का फिर मंथन शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा अगर इस फॉर्मूले में ये टर्म जोड़ दो, ये टर्म घटा दो, यहाँ हुक लॉ लगा दो, यहाँ न्यूटन्स लॉ लगा दो, वाइब्रेशनल की थ्योरी लगा दो, डैम मोशन की थ्योरी लगा दो। इस तरह के सुझाव होते हैं, लोग करते हैं। फिर हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करते करते कभी कभी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का समय लगता है किसी थ्योरी को बिल्कुल फाइनल रूप लेने में। तो हम जो एक 45 मिनट में एक थ्योरी को पूरा कर दे रहे हैं, मान लीजिए, इसको असल में डेवलप होने में कईयों साल लगे, कई लोगों की पूरी जिंदगी इसमें लग गई एक्सपेरिमेंट करने में, थ्योरी को वैलिडेट करने में। तो क्या हुआ, लोगों ने कहा कि टोटल इंटरनल एनर्जी के हम 2 हिस्से कर दें, एक स्टैटिक फॉर्म का, एक वाइब्रेशनल फॉर्म का। इस फॉर्म से हमने जो इससे पहले लैटिस कांस्टेंट और जो कोहेसिव एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी। इससे हम अब क्या डिफाइन करने वाले हैं, हम कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले। हम ये बताएंगे किसी सॉलिड से साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, किसी क्रिस्टल से एनर्जी कैसे आगे बढ़ती है। मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, उनसे वो गर्म क्यों हो जाते हैं, उनका एक सिरा गर्म करो दूसरा सिरा क्यों गर्म हो जाता है, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते थे। यहाँ लिखें वेयर ई स्टैटिक, इसके बारे में कहें, वेयर ई स्टैटिक रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वेयर ई स्टैटिक रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी corresponding to atom, corresponding to lattice points, not atom, corresponding to lattice points, corresponding to lattice points when they are considered fixed, when they are considered fixed. Full stop. E vibe, इसको लिख लो, EVIB, EVIB is representing, ऐसा लिखो, EVIB is representing the vibrational part of lattice objects, vibrational part of lattice object, which is very important to understand, which is very important to understand the properties, which is very important to understand the properties like specific heat, comma, thermal expansion, comma, transport properties, thermal expansion, comma, transport properties.
इन सब प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम ये सब इस वाइब्रेशनल टर्म को कंसीडर कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ लिखें, द थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन द क्रिस्टल, the thermal kinetic energy of atom in the crystal, the thermal kinetic energy of atom in the crystal is due to its vibrational motion, is due to its vibrational motion, and this energy propagated in the crystal, and this energy propagated in the crystal in the form of a wave, in the form of a wave known as acoustical wave, known as acoustical wave or sonic wave, is known as acoustical wave और सोनिक वेव। तो जो एटम वाइब्रेट करते हैं तो उन वाइब्रेशन की वजह से तो वेव्स क्या होती हैं? वेव इज सम डिस्टर्बेंस जिसके थ्रू हम एनर्जी को प्रोपोगेट कराते हैं। तो जैसे एटम को एनर्जी मिलती, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, वो वाइब्रेशन एक के बाद एक फ्लो होता है। जैसे साइकिलें गिरती है ना, स्टैंड में साइकिल लगी, एक गिरी फिर दूसरी फिर तीसरी, तो एक एनर्जी है जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह से जो क्रिस्टल के अंदर एनर्जी फ्लो करती है लैटिस पॉइंट के वाइब्रेट करने की वजह से, उस वेव को, चूंकि वो साउंड वेव, वो मतलब उसको हम साउंड वेव कहते हैं, चूंकि उसकी फ्रिक्वेंसी साउंड वेव की रेंज में होती है। साउंड वेव क्या है? 20 से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को हम साउंड वेव कहते हैं। और जब वो बहुत हाई हो जाती है 10 to power 14, 10 to power 15, तब वो ऑप्टिकल वेव बनती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ऑप्टिकल वेव की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, लेकिन साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी लो होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट से टकरा करके उनको वाइब्रेट करा के, वो भी इसी फ्रिक्वेंसी रेंज की होती है। इसीलिए उसको अकॉस्टिक मतलब होता है सुनने वाला, श्रव्य इसको हम कहते हैं। तो अकॉस्टिकल वेव का मतलब होता है सुनने की रेंज में, या उसको सोनिक वेव कहते हैं। सोनिक का मतलब भी होता है सुनने की रेंज में जो वेव होती हैं। आगे लिखिए, द क्वांटा ऑफ दीज वेव्स इज नोन एज फोनॉन। द क्वांटा ऑफ दीज वेव्स, यानी ये जो अकॉस्टिकल वेव या सोनिक वेव कह रहे हैं, द क्वांटा ऑफ दीज वेव्स इज नोन एज फोनॉन। फोनॉन नोन एज फोनॉन। आपको ये नाम फोटॉन से मिलता जुलता लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, फोटॉन से ही इन्फ्लुएंस होकर के नाम रखा गया है। तो अभी हम लोग वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे। तो आगे लिखोगे, द क्वांटा ऑफ दीज वेव्स इज नोन एज फोनॉन्स। फोनॉन्स क्या होते हैं? फोनॉन्स आर इमेजिनरी पार्टिकल। जैसे फोटॉन होते हैं वैसे फोनॉन्स होते हैं। तो यहां पे लिखें, फोनॉन्स आर सम इमेजिनरी पार्टिकल्स, फोनॉन्स आर सम इमेजिनरी पार्टिकल्स associated with lattice motion. Phonons are some imaginary particles associated with lattice motion within the crystal. Within the crystal, and have property to absorb and scatter, and have property to absorb and scattered the light, and have property to absorb and scatter the light in infrared spectrum region, in infrared spectrum region। लिख लो, अभी ये सारे फैक्ट हैं। आगे फोनॉन जब हम पढ़ेंगे तो फोनॉन के बारे में ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे उस समय। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक बेसिक सी जानकारी। वाई वी नीड टू स्टडी द वाइब्रेशनल मोशन, क्यों चाहिए हमें वाइब्रेशनल मोशन की स्टडी को कंसिडर करना। अब हमारा जो क्रिस्टल होता है वो तो 3 डायमेंशन होता है, लेकिन हमने जैसा कि पहले आपसे कहा कि हम अपनी जो मैथमेटिक्स करते हैं तो पहले 1 डायमेंशन के लिए करते हैं, क्योंकि 1 डायमेंशन में नंबर ऑफ टर्म भी कम होंगे, एक ही दिशा की बात होगी, चाहे x चाहे y चाहे z। तो मैथमेटिक्स करके हम कम से कम उसका एक मूल
कॉन्सेप्ट तो निकाल लेंगे वहां से, बाद में उसको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पे जनरलाइज कर देंगे। तो जनरली क्या होता है, वो सिंपल जुड़ करके एक हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो बेसिक फिजिक्स जो होती है वो हमें 1 डायमेंशनल एनालिसिस करने से मिल जाएगी। इसीलिए क्वांटम में भी हम 1 डायमेंशनल कह सकते हो पार्टिकल इन बॉक्स लेते हैं और ये सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे मोनो एटॉमिक 1 डायमेंशनल लैटिस चेन। तो पहली हेडिंग लिखोगे मोनो एटॉमिक 1 डायमेंशनल लैटिस चेन। मोनो एटॉमिक 1 डायमेंशनल लैटिस चेन। मोनोटॉमिक का मतलब है, हम मान लें हमारे पास एक ही जैसे एटम है, जैसे एक एटम ये है, एक ही जैसे मतलब सपोज सबके सब ऑर्गन के हैं या सबके सब कार्बन के हैं, ऐसे सोचो ये सारे एटम कार्बन के हैं। तो मोनोटॉमिक मतलब एक जैसे एटम है सारे, और ये सारे एटम आपस में बॉन्ड के थ्रू, इस तरह के कुछ बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मान लो, ऐसे हम सिंपलिसिटी के लिए कोई बॉन्ड है जुड़े हैं, और हर बॉन्ड का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट है तो वो भी हम मान लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्डों के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब सोचो क्या हुआ, मान लो आपने कुछ धक्का दिया या किसी तरह से अब इनमें वाइब्रेशन शुरू हो गया। सोचो ये सारे एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगे, तो हम कहेंगे कुछ रुक करके देखें। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, आपने इसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब है आपने एक फोटो खींच ली इसकी, फ्रीज कर दिया। तो जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस। मान ले हमारे एटम की जो मीन पोजीशन थी ये एटम की मीन पोजीशन है, अब यहां से शिफ्ट हो गए होंगे जब हमने उसकी फोटो खींची। तो हम माने सपोज कर ले ये nth एटम है, ये n+1th एटम है, ये n+2nd एटम है, ये n-1th एटम है, ये n-2 वाला एटम है। तो किसी समय ये एटम अपनी इस मीन पोजीशन से कुछ दूरी खिसक गया, यहाँ आ गया, इधर आ गया, तो ये एटम ये है। हम इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं क्योंकि अभी इसके डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। ऐसे ही खिसक के इधर आ गया, ये खिसक के इधर आ गया, ये खिसक के इधर आ गया, और ऐसा ही मान लो खिसकना कुछ इधर हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, un मान लो। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, un+1 मान लो। इसका डिस्प्लेसमेंट un+2 मान लो, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है un-1 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट है un-2 है। अब वहाँ पे सारी एनालिसिस मान लो nth के लिए करते हैं। तो n जो है इसके जो इमीडिएट नेबर कौन है, un+1, और इसका इमीडिएट नेबर un-1। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि कोई भी एटम सबसे ज्यादा प्रभावित किसके वजह से होगा, कोई भी एटम सबसे ज्यादा प्रभावित वो अपने इमीडिएट नेबर की वजह से होगा। इसको हमें मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये चेन पता नहीं कितनी लंबी हो, और आप nth पोजीशन पर इसका और वो जितने 50वें नंबर पे है उसका भी मानो, फिर इधर भी मानोगे, तो इस स्थिति में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन इतनी लंबी सीरीज बनेंगी कि आप उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि जिस भी लोकेशन को हम देखेंगे उस पर इमीडिएट असर किसका हमें देखना है, उसके राइट पड़ोसी का, उसके लेफ्ट पड़ोसी का। क्योंकि 1 डायमेंशन है तो 2 ही पड़ोसी हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। 2 डायमेंशन होता तो फ्रंट में बैक में होते, 3 डायमेंशन होता टॉप और बॉटम होते, 6 पड़ोसी हो जाते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे के। सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ दाएं बाएं। तो ये है un, ये un+1, ये un-1। अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे। स्प्रिंग के लिए कौन सी इक्वेशन लिखी जाती है, हुक्स इक्वेशन लिखी जाती है। लेकिन यहाँ एक हुक्स इक्वेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगी। या देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इस तरह से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ पेंडुलम ले रहे हैं, ये दीवार फिक्स है, इसको हम फिक्स माने, ये हमारा मूवेबल मास है, ध्यान समझिएगा। इसको हम अपनी जगह से डिस्प्लेस करा दें। अब डिस्प्लेस हो रहा है तो मान लो इसका जो किसी समय डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, मतलब यहाँ से खिसक के यहाँ गया x है।
तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, F इजिकल टू माइनस के एक्स, ये लिखते हो। माइनस साइन यहाँ पर क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, तो इस माइनस साइन का मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने का है। ना लिखोगे तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ बता रहे हो कि फोर्स के टाइम एक्स है। यहाँ के क्या होता है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि स्प्रिंग की मटेरियल की स्टिफनेस पर डिपेंड करता है, उसके वो कितना सख्त है, कितना मुलायम से क्लिक वाले पेन की स्प्रिंग कितनी आसानी से आप खींच के उसको तार कर सकते हो, मुलायम धातु होती है। आपकी जो मोटरसाइकिल में सस्पेंशन लगे होते हैं, जो जब गड्ढे में जाती है मोटरसाइकिल तो जंप करते हैं और झटका लगने से बचाते हैं, उसकी स्प्रिंग बड़ी मोटी होती है। आप उसको अगर निकाल लो तो उसको आप शायद अपने हाथ से उसको बहुत ज़्यादा प्रेस भी ना कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें ये बताता है। लेकिन हम वेव की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वेव के फॉर्म में जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है वेव थ्योरी में कि वेव थ्योरी में जो के होता है ये होता है 2π/λ, यानी कोई वेव अगर लैम्डा वेवलेंथ की है तो उसके लिए वेव नंबर आप के डिफाइन करते हो। तो हम इस के को प्रिजर्व रखते हैं, इस के को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, अदरवाइज हम भूल जाएंगे कि कौन सा के 2π/λ वाला है और कौन सा के स्प्रिंग कांस्टेंट का है, तो हमें डैश वैश लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा है नोटेशन क्या यूज करते हैं, बीटा। बीटा इज व्हाट, बीटा इज स्प्रिंग कांस्टेंट। हमारे इस केस में बीटा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, आराम से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या था, ये फिक्स सिरा था और ये मूव कर सकता था। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहाँ भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, भी बॉक्स है। अब क्या होगा, जब और मान लो फ्रिक्शन नहीं है, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये खींचेगा, जब खींचेगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो ये बॉक्स भी अपनी जगह से हिलेगा। तो अब यहां पर x निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, मान लो ये खिसका किसी समय 3 सेंटीमीटर और ये खिसका 0.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 माइनस 0.5। अगर ये फिक्स होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता, जैसा कि दीवार होती है तो फिक्स होता है। तो आप 3 माइनस 0 आता है तो वो लिखते नहीं, हम सीधे k माइनस एक्स के इंटू एक्स लिख देते हैं। लेकिन अगर ये सिरा भी हिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको जो x निकालना होगा वो इन पोजीशन के डिफरेंस के बराबर आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो आपको यहाँ x1 माइनस x2 जो बड़ा हो उसमें से उस छोटे को घटाना पड़ेगा। नॉर्मली x1 माइनस x2 इस तरह से लिखा जाएगा, तो हुक्स लॉ थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ वही स्थिति है, देखो ये भी अपनी जगह फिक्स नहीं था ना, ये फिक्स था। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ un+1, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ un, तो इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, un+1 माइनस un। अब आप कहोगे दोनों बराबर अगर होंगे तो इत्तेफाकन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर ही होंगे, हो सकता है ना हो बराबर दोनों एक दूसरे के। तो हम उस सिचुएशन को लेके चलते हैं बराबर नहीं है, जहां बराबर करने होंगे दोनों माइनस करके 0 कर देंगे तो सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम सिचुएशन माने कि सपोज ये बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके पास un+1 माइनस un आएगा और फिर यहां पे क्या होगा, un माइनस un माइनस 1 आएगा। भाई दाएं वाले से बाएं वाले घटा दो, फिर इसके ये दायां है ये बायां हो जाएगा, और फिर जो भी फोर्स आएगा उन फोर्सेस को आप, वो टोटल फोर्स आएगा उनको ऐड कर दोगे तो टोटल इस पूरे सिस्टम के लिए हुक्स लॉ कैसे लिखा जाएगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं। वही जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को आप समझ लो, आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। तो ये बन गया आपके पास डायग्राम, तो अब इसके बारे में लिखें। टू स्टडी द लैटिस वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर, टू स्टडी द लैटिस वाइब्रेशन ऑफ one dimensional monoatomic chain, consider a series of identical atoms. Consider a series of identical atoms of mass m, मान लो इनका मास m है, series of identical atoms of mass m, comma
all are connected through elastic bands, all are connected through elastic bonds, all are connected through elastic bonds with spring constant beta, with spring constant beta. Full stop. In the presence of external disturbance, in the presence of external disturbance, the lattice points are displaced from its mean value. The lattice points are displaced from its mean value. For nth atom, for nth comma n plus 1th plus comma n minus 1th, for nth comma n plus 1th, ऐसे लिख देना th, and n minus 1th, डायग्राम मत बनाना, आप अपने लैंग्वेज में लिखना, 1th atoms, the displacement are un comma un plus 1 and un minus 1 respectively. un plus 1 comma un minus 1 respectively. For this condition, with respect to nth point, the force equation may written as force F is equal to beta time un plus 1 minus un minus beta time un minus 1. इसको भी ले लिया हमने रेफरेंस में, इसको भी ले लिया रेफरेंस में, तो ये हो जाएगा बीटा टाइम un plus 1 minus un प्लस un प्लस 1, आपने माइनस बीटा को बाहर ले लिया, तो बीटा बराबर un प्लस 1 un माइनस 1 माइनस 2un, ये f की वैल्यू हो जाएगी, f बराबर बीटा un प्लस 1 un माइनस 1 माइनस 2un. ओके अच्छा, अब देखो अगर हमने कहा ये सारे डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं तो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, अगर वो un के बराबर तो सब कुछ घट के 0 हो जाएगा. पर हमें एक जनरल सिचुएशन मानना है कि सब बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में आपका ये इक्वेशन हो जाएगा. तो अब आप लिखोगे बाय न्यूटन्स लॉ f बराबर कितना है m d2un बाई dt स्क्वायर. ये जो f है ये फोर्स किस पे आप ले रहे हो, अपने रेफरेंस nth पार्टिकल के लिए. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m d2x बाई dt स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है un t m, तो यहाँ पे लिखोगे 10 we get m d2un बाई dt स्क्वायर इज बीटा टाइम un प्लस 1 un माइनस 1 माइनस 2un. तो ये हमारी एक मास्टर इक्वेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, मेन फोर्स इक्वेशन है. ये इक्वेशन इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि इसके अंदर किसी समय जो हमने रेफरेंस एटम लिया है उसके आगे पड़ोसी, उसके दाएं तरफ का पड़ोसी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाएं तरफ का पड़ोसी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सब कुछ यहाँ पर.
अब है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन होगा। एक तो है तरीका मैथ का कि बंद करके एक तरफ से और लिखना शुरू कर दे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल ये सब निकालना शुरू कर दे। बट फिजिक्स कहती है ओके लेट अस डील दिस, थोड़ा सा बुद्धि लगा के हम इसको इंटेलिजेंट तरीके से इसको हम डील करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी है? इन एटमों की जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने तो फोटो खींची तो तब यहाँ थे, असल में ये सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अब असल में ये सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं, इस तरह से ये सब हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करो, ये सब अपनी जगह पर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये वेव मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी होता है तो उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है? किसी भी सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है लिखने का, y बराबर a e की पावर i ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे माइनस ऐसे लिख सकते हो। ये किसी भी सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए सबसे जनरल तरीके से लिखी जाने वाली इक्वेशन है। अगर इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करोगे तो आप इसमें e की जगह पे साइन कॉस, साइन या कॉस का टर्म लिख सकते हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई असल में इसको सॉल्व करने के बाद आप जो कुछ भी पाओगे कुछ ऐसा ही तो होगा, उसमें एक्सपोनेंशियल का ही तो नेचर आएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये सारे एटम मूल रूप से ठीक है जुड़े हैं, क्रिस्टल के अंदर हैं, बॉन्ड्स जुड़े हैं, लेकिन फिर भी ये सब कैसा बिहेव कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसकी वजह से इन सबका जो मूल व्यवहार आएगा, जो मूल मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, उसमें एक्सपोनेंशियल आई टर्म तो होगा। ठीक है, हमारा ये वाला एटम है, उसके लिए कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा। मान लो UN कह दो, कुछ हम कोई कांस्टेंट मान ले, कुछ भी मान ले, A मान ले, A होगा। ये जो एटम है इसके बगल वाला, इसके लिए हो सकता है ये कुछ और हो, A e की पावर i ओमेगा टी के x की जगह पे UN+1 कर दो, या N+1, ऐसा कुछ कर सकते हो। ऐसे कुछ चेंज होंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। कांस्टेंट में चेंज होगा, पावर में थोड़ी सी कुछ टर्म का चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि मूल रूप से ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहे होंगे। तो हम अपनी वेव की नॉलेज से इसका एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड तो मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहूंगा, बिकॉज वी ऑल नो द वेव थ्योरी इन ग्रेट एक्सटेंट, बट फिर भी हम इनमें जो कांस्टेंट यूज होने वाले हैं उनके लिए हम कुछ हद तक ये चीजें मान सकते हैं कि इसमें ऐसे मान सकते हैं या उस तरह कुछ वैल्यू मान सकते हैं। अब एक चीज हमने यहाँ पे नहीं मानी थी कि मान लो इन एटमों के बीच में शुरू में जो दूरी थी वो a थी, a इसका लैटिस कांस्टेंट था। डायग्राम में बना लो कि जब ये इक्विलिब्रियम में थे तो इनके बीच की दूरी a थी। अब जब वाइब्रेट करने लगे तो हो सकता है ये ज्यादा हो या कम हो, तो वैल्यू a से कुछ घट बढ़ गई हो, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनकी वैल्यू a थी। तो यहाँ पे लिखें, इसके बारे में लिखें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। द solution of equation 1 may include following terms। इसके सॉल्यूशन में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं UN, क्योंकि देखो सॉल्व करोगे तो UN का ही तो फॉर्मूला आएगा। अगर कोई इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस k टाइम x बराबर 0 है या कुछ भी है, तो जब सोल्यूशन निकालते हो तो y बराबर सम कांस्टेंट साइन सम ऐसे तो लिखते हो, तो यही तो आएगा सोल्यूशन में। तो हमारे पास UN का सोल्यूशन कैसा आएगा? UN बराबर u0, कोई कांस्टेंट मान ले, u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस k होगा। k यहाँ पर प्रोपगेशन कांस्टेंट है, k x की जगह पर हम लिखते हैं n टाइम a। ये क्या हो गया? n दिखा रहा है कि nth एटम की बात कर रहे हैं, और a दिखा रहा है कि अपने पड़ोस के एटमों से a दूरी पर है। तो जहां x होता है उसकी जगह पे हमने डिस्टेंस ले लिया a, डायमेंशन वही है। n एक नंबर है तो डायमेंशन पे कोई असर पड़ा नहीं, तो na की डायमेंशन वही है जो x की डायमेंशन है। क्लियर? तो ऐसा हो गया हमारे पास UN बराबर u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस के एन ए। कहां से दिमाग में हमारे क्वेश्चन आया, इसका सोल्यूशन आया? बिकॉज वी आर वेरी गुड विद द वेव्स के बारे में हमारी समझ अच्छी है। ऐसे ही सिमिलरली ऑल्सो ऐसे ही आप और मान सकते हो। अगर ऐसे ही इक्वेशन हम nth की जगह n+1 के लिए बनाते तो आप लिखते ऑल्सो
वी मे राइट ऑल्सो, वी मे राइट, अगर हम ये सारा काम un+1 के लिए कर रहे होते तो हम कोई कांस्टेंट मान लो यूज करते u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस के n+1 a हो जाता, ब्रैकेट हम चेंज कर दें, और एंड अगर un-1 कर रहे होते तो u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस के n-1 a ऐसे लिख देते। तो हमने ये इक्वेशन बनाई तो इस तरह से लिखी, ऐसे ही हम अगर और भी सोच सकते हैं तो हम बाकी के टर्म भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में ये सारे सॉल्यूशन में इंक्लूड है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में un भी है, हमने इसका एक सॉल्यूशन माना है वेव थ्योरी से, ये भी है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम सच में कह रहे हैं कि ये सारे इक्वेशन इस तरह के इक्वेशन के हो सकते हैं, ये un+1 के, तो इसको रख देना और रख करके सेटिस्फाई कराएं, देखें सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। सेटिस्फाई करेंगे जो कि हमने सॉल्यूशन माना है तो देखें क्या आता है। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये जो ऊपर की वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी इसको भी साफ कर देते हैं। तो पहले तो क्या लिखना है जरा इसको देखो, अगर हम dun/dx करें, क्या था वहां पर, x ही था ना, dt स्क्वायर था, सॉरी हाँ, du/dt करें तो कितना हो जाएगा, u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस के na रहेगा, और फिर हो जाएगा d/dt ऑफ i ओमेगा टी माइनस के na, ये आ जाएगा, है ना। तो यहां से ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज तो फिर से un हो गई, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा i टाइम ओमेगा, बस i टाइम ओमेगा होगा क्योंकि t यहां तो है नहीं। तो अगर आप ये 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे ही होगा, un वैसे ही रहेगा, i ओमेगा से स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर un, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर un हो जाएगा। अब खैर लिख दे क्योंकि आगे इसमें इसका इस्तेमाल करना होगा हमें, तो लिखना जरूरत है कि नहीं, चलो ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, m के बगल में माइनस un, क्यों, इक्वेशन 1 देखो m टाइम d2un/dt स्क्वायर था, तो d2un/dt स्क्वायर हमने ये रखा। अच्छा अब देखो यहाँ से खेल शुरू होगा, अब यहाँ हो जाएगा बीटा, और बीटा के बाद क्या होता था un+1, तो un+1 बराबर हो जाएगा u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस kn इंटू a प्लस ka। देखो क्या कर रहे हो भाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस kna, ये un+1 का मामला था। गड़बड़ तो नहीं कर दी कि ये माइनस होगा ना, ये n+1 का मामला था, तो ऐसे था ओमेगा टी माइनस के, तो kna माइनस kna माइनस k, हाँ यहाँ माइनस k होगा। अच्छा यहाँ पे था un-1, तो un-1 का रखोगे तो u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस kna प्लस kna, ये हो गया -2 u0 एक्सपोनेंशियल i ओमेगा टी माइनस kna, 2u था, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि इतने को एक साथ ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको अलग कर देते हैं,
इतने को एक साथ ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो क्या कर रहे हो आप, ये कर रहे हो कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर यू एन, ये है बीटा, ये हो जाएगा यू नॉट एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, और फिर हो जाएगा ये इससे हो जाएगा तो ये जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए। इस बात को समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियल ये ऐसा है, जैसा ऐसा लिखा, मतलब ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, माइनस के ए अगर लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए माइनस आई के ए, ऐसे लिख सकते हो। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर आई ओमेगा टी के एन ए, ई की पावर माइनस आई के ए। यही चीज हमने यहाँ लिखी, बस खाली ई एक्स पी के नोटेशन में लिख दिया है। ये वही चीज है, पावर का रूल वैसे ही काम कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यू जीरो एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी के एन ए इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एन ए। यहाँ एन छोटा है, यहाँ एन नहीं ना 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 के ए छोटा है, यहाँ के ए छोटा है, के ए होगा, एन नहीं होगा, के ए। ओके, तो अब देखो ये चेक, ये क्या है, अच्छा माइनस टू यू जीरो एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी के एन ए, तो बेमतलब मैं इसको एक्सपेंड कर दिया था। तो देखो ये पूरी चीज यू एन है, ये पूरी चीज यू एन है, और ये पूरी चीज यू एन ए है, और लेफ्ट साइड में तो यू एन है ही, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर यू एन बराबर बीटा यू एन एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए प्लस यू एन एक्सपोनेंशियल आई के ए माइनस टू यू एन। तो यही काट दें, यू एन यू एन यू एन यू एन, ये सब कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए प्लस एक्सपोनेंशियल आई के ए माइनस टू। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, वही जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसी का ही एक फॉर्म है, बट इन मास फ्रीक्वेंसी इन सब के टर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक खास चीज देखेंगे, इस चीज को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे, इसको मान लें इक्वेशन नंबर कितनी थी, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगी, 5 कितनी थे, जो भी हो देख लेना प्लीज आप लोग, मैं स्किप कर गया ओके, कितनी इक्वेशन थी। तो हम इक्वेशन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को हमें सिंप्लीफाई करना है। जरा देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास नॉलेज ये है कि इसको अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें तो ये लिखा गया है एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए प्लस ई की पावर सिंपली आई के ए माइनस 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई की पावर माइनस आई के ए बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसा करोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई के ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 ई की पावर प्लस आई के ए बाई 2 इंटू माइनस आई के ए बाई 2। भाई देखो इन दोनों को करोगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 1 है, ई की पावर आई के को ई की पावर आई के बाई 2 का होल स्क्वायर, तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई के आ जाएगा। इस तरह लिखने से फायदा क्या हुआ, ये ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है
है ना। तो हम इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको 5 करें, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज इक्वेशन 5 और नॉट, यू जस्ट इसको ठीक कर लीजिएगा। हम इक्वेशन 5 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी a लिखना है e की पावर i k बाई 2 माइनस e की पावर i k बाई 2 प्लस का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5, इसको कहीं लिख लेना अपने पास, ये रफ में हम सीधे इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 में जनरलाइज्ड, इक्वेशन 5 में जनरलाइज्ड एज, में इक्वेशन 5 में सिंप्लीफाई एज माइनस m ओमेगा बीटा, इसको लिख सकते हैं जस्ट ब्रैकेट e की पावर या एक्सपोनेंशियल i k a बाई 2 माइनस, प्लस भी ले सकते हैं, तो हमारे ऊपर है ना, प्लस ही ले ले, i k बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i k a बाई 2, यहाँ ये ब्रैकेट लगा दे, का होल स्क्वायर। ओके, एक चीज आपको मालूम है कि अगर हमारे पास e की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, दोनों को माइनस कर दो तो हो जाएगा 2i साइन थीटा बराबर e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, तो साइन थीटा बराबर e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2i हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर के ए बाई 2 मान लो, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखोगे सिंस साइन आई के ए बाई 2 इज एक्सपोनेंशियल आई के ए बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के ए बाई 2 बाई 2i, ऐसा होगा। सो आपके पास होगा m ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बीटा और ब्रैकेट में 2i टाइम साइन, आई एक गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, ऐसे होगा, आई तो यहां से आएगा, तो साइन के ए बाई 2 का होल स्क्वायर। है ना। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 बीटा आई स्क्वायर बराबर माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर के ए बाई 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 बीटा बाई m साइन स्क्वायर के ए बाई 2। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिलेशन है इक्वेशन नंबर 6। देखो, वेव थ्योरी में जब भी हम कोई रिलेशन निकालते हैं ओमेगा और के के बीच में, अगर ओमेगा और के के बीच में कोई भी रिलेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उस इक्वेशन को डिस्पर्सन रिलेशन कहा जाता है। So what we have derived in the form of equation 6. So equation 6 is a relation between omega and k. काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है साइन, अगर स्क्वायर अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट 4 बीटा बाई m हो जाएगा, साइन के ए बाई 2 प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो हाल फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 6 पे रुकते हैं, और इक्वेशन नंबर 6 जो है ये ओमेगा और के बीच का रिलेशन है, और इस तरह का जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको हम नाम देते हैं डिस्पर्सन रिलेशन। तो ये मोनो एटॉमिक जो चेन है हमारी पूरी, इस मोनो एटॉमिक चेन में जब लैटिस वाइब्रेशन होते हैं तो उस लैटिस वाइब्रेशन के लिए जो ओमेगा और के का रिलेशन है ये उसका डिस्पर्सन रिलेशन है। तो लिखे यहाँ पर इक्वेशन 6 रिप्रेजेंटेड द डिस्पर्सन रिलेशन, equation 6 represented the dispersion relation for monoatomic one dimensional lattice chain, for monoatomic one dimensional lattice chain। यहाँ एक नोट कर लो, एक बुलेट बना के रख लो, एक कॉन्सेप्ट लिख लो कहीं बॉक्स में कि रिलेशन, एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के,
any mathematical relation between omega and k is known as dispersion relation. Now why it is called dispersion relation we will discuss in the next class. तो यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग डिराइव कर दी. आगे हम क्या करेंगे, इसमें केसेस देखेंगे. इसमें केस देखेंगे कि जब k की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो क्या होगा, k की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा, और ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है तो क्या होगा. इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. 1 डायमेंशनल लैटिस चेन. इसके बाद इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, डिस्पर्सन कर्व. उस डिस्पर्सन कर्व में हमें एक वेरिएशन दिखाई पड़ेगा साइन की वजह से. और फिर आपके सिलेबस में डायटोमिक चेन के बारे में बात है. तो डायटोमिक चेन के बारे में बात करने के लिए मोनोटॉमिक में जितना मैथमेटिक्स सीखा है इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, इसी को एक्सटेंड कर देंगे, और फिर हम डायटोमिक चेन के लिए बात करेंगे. मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें नहीं करना है, जो कि सिलेबस में लिखा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं. तो हमें उसकी डेरिवेशंस नहीं जाना है. इट्स वेरी लॉन्ग डेरिवेशन, 6-7 पन्ने की डेरिवेशन है. बट हम लोग क्या करेंगे, मोनोटॉमिक की इस पूरी डिटेलिंग से जितनी जानकारी हमने हासिल की है इसको हम अप्लाई कर देंगे डायटोमिक में. और डायटोमिक में हमारा डिस्पर्सन रिलेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, जिसका असर उसके डिस्पर्सन कर्व पे बनता है. तो हम पहले इसका डिस्पर्सन कर्व बनाएंगे और फिर डायटोमिक का डिस्पर्सन कर्व बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों डिस्पर्सन कर्व एक दूसरे से कैसे आपस में अलग हैं. तो वो जो अंतर होगा उस अंतर को हम एकॉस्टिक ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के रूप में लिखेंगे. तो दैट विल बी द टास्क फॉर द नेक्स्ट क्लास. चलिए आज के लिए इतना रखते हैं. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.